हे गाइस, क्या हाल है आपके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो मैंने बेसिकली आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी अबाउट एटलास। मैंने आपको कहा था कि यार पॉसिबल हो तो एक एटलास ले लेना, बिकॉज एटलास अगर आप ज्योग्राफी को डीप में समझना चाहते हो तो एटलास बहुत ज़रूरी होता है और एटलास की अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। सो मैंने ये लेक्चर बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार इंट्रोड्यूस करा सकूँ कि एटलास होता क्या है बेसिकली। एटलास बुक क्या होती है, मैप्स कैसे होते हैं। सो बिफोर मूविंग टू मैप मैं आपको एटलास बुक दिखाना चाहता हूँ अपनी। ये होती है बेसिकली एटलास बुक। ये इतनी मोटी होती है एटलास बुक। ठीक है। ये मैंने ऑक्सफोर्ड की एटलास बुक ले रखी है, मैं इसी को रेफर करता था। तो इसमें होता क्या है एटलास बुक में? एटलास बुक में इंडिया से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड, बिकॉज हम इंडियंस हैं तो इंडिया से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, जो भी कंट्रीज हैं, कैसे कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या अगर मान लो हम कोई मिनरल्स की बात करें, हम किसी प्लेन्स की बात करें, किसी भी चीज़ की, तो वो कैसे कैसे किस किस कंट्री में कैसे मिलती है, तो ये सब कुछ एटलास बुक में दिया होता है। प्लस इसमें एक्सटेंडिव आपको एक मैप दिया होता है पीछे, बहुत बड़ा मैप, जो आप एक वॉल मैप होता है, ये आप दीवार पे लगा सकते हो। तो ये बेसिकली बुक काम क्या आती है, अगर आप ज्योग्राफी को समझना चाहते हो ना, तो आपको इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस लोकेशन पे कौन सी जगह है। अगर आपसे कोई बोल दे कोई डैनिस रिवर कहाँ है या पो रिवर कहाँ है, ठीक है, मरे रिवर कहाँ है, डार्लिंग रिवर कहाँ है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है यार, मरे डार्लिंग बेसिन सिंध ऑस्ट्रेलिया में मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग रिवर है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई पूछे पामीर नॉट कहाँ है, तो पामीर नॉट इंडिया के ऊपर है। ठीक है। अगर आपको कोई टिबेटन प्लेटू पूछे तो कहाँ है, चाइना में है टिबेटन प्लेटू। ये सब कुछ कैसे याद होता है, ये सब कुछ है ना, बेसिकली लर्न नहीं करना पड़ता। आप मैप को देखोगे, एटलास को देखोगे, तो ये सब कुछ चीजें अपने आप दिमाग में चल जाती है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैप कितने तरीके के होते हैं। तो गाइज मैप बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है पॉलिटिकल मैप। अब फिजिकल मैप क्या होता है? देखो वो मैप जिसमें कि आई कैन से दिया होता है, जैसे कि कोई अगर मैं इंडिया के फिजिकल मैप की बात करूँ तो इंडिया के फिजिकल मैप में दिया हुआ होगा कि इंडो इंडो रिवर बेसिन इंडिया का जो सॉरी गंगेटिक बेसिन, तो गंगेटिक बेसिन कैसे जाता है। हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू बताया होगा इंडिया के फिजिकल मैप में। बट पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें हमारी कंट्री, जो किसी भी कंट्री है उसमें जितनी भी सिटीज है, स्टेट है, उन सबको डिस्क्राइब किया होता है। या फिर अगर हम वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं तो उसमें पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उसकी सीमाएं, उसकी जो भी टेरिटरी है, कौन कौन सी टेरिटरी किस किस कंट्री से टच होती है, तो ये सब कुछ हमें पॉलिटिकल मैप में दिखाया होता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ नहीं आया होगा बोल के, तो मैं आपको एक फिजिकल मैप दिखाता हूँ वर्ल्ड का। ठीक है। सो गाइस, दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, सॉरी पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। मैं पहले पॉलिटिकल मैप दिखा रहा हूँ, बाद में फिजिकल मैप पे चलेंगे। तो पॉलिटिकल मैप में बेसिकली होता क्या है, देखो, मैं पॉलिटिकल मैप यहाँ से इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। इस पॉलिटिकल मैप में दिया हुआ होगा कि जो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज है ना, वो कैसे कैसे डिफाइंड है, कहाँ कहाँ पे है। और ये पॉलिटिकल मैप में आपको देखने से पता चल जाएगा कि अगर कोई कंट्री है तो इसके पास में कौन सा समुद्र है, कौन से इसके नेबर कंट्रीज है। ठीक है। अभी बहुत सारे कंट्रीज के जो आप लोगों को पता होगा कि आपस में बनती नहीं है, तो ऐसा क्या है उन कंट्रीज में कौन सी ऐसी टेरिटरीज है जिनको लेकर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती है। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल मैप से हमें पता चलेगा। मैप पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और लिसन, एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये मैं मैप की क्लास ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पूरा मैप समझा सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं पूरा मैप समझाने बैठूँ शायद मैं 10-20 क्लास लेता ही रहूंगा, क्योंकि मैप बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। बट मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि मैप कैसे पढ़ा जाता है और क्या होता है मैप बेसिकली। तो ये है हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। अब इस मैप में आपको क्या दिखेगा? इस मैप का अगर आप स्टार्ट करें, तो चलो इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो ये है बेसिकली इंडिया। ये पूरी टेरिटरी जो भी ग्रीन कलर में है, ये सब कुछ पूरा इंडिया है। अब इस मैप में एक बहुत ही अजीब चीज जो मुझे लग रही है, ये इन्होंने ना वैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया का मैप ये पूरा बना हुआ होता है, राइट। बट इस मैप में इन्होंने क्या कर रखा है, जो कि पीओके वाला एरिया है ना, उसको पाकिस्तान को दे रखा है।
अगर हम इंडियंस हैं तो इस चीज़ का डेफिनेटली विरोध करेंगे कि यार ये क्या कर रखा है, ये मैप गलत है, ये मैंने किसी वर्ल्ड की साइट से डाउनलोड किया है, तो उन लोगों ने ऐसा कर रखा है, ठीक है। बट बेसिकली है क्या, मैं इंडिया का मैप भी आपको बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये सब कुछ वहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा सबसे खुराफाती पड़ोसी पाकिस्तान, उसके बाद इसका बड़ा भाई छोटा खुराफाती चाइना, यहाँ है नेपाल। नेपाल वैसे हमारी फ्रेंडली कंट्री है, बट आजकल नेपाल से भी कॉन्स्ट्रेंट चल रहा है इंडिया के कुछ टेरिटरी को लेके। इस जगह पे उत्तराखंड में एक टेरिटरी है, वो नेपाल बोल रहा है कि हमारी है, और हम बोल रहे हैं कि हमारी है, क्योंकि डेफिनेटली हमारी ही है। ये सब कुछ है ना अंग्रेज करके गए, अंग्रेजों ने बेसिकली ये जो टेरिटरी है ना, यहाँ पे अ, ये एक ऐसा पार्ट है जिसको कि लटकता हुआ छोड़ दिया बीच में। उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि ये चाइना की टेरिटरी है, सॉरी नेपाल की टेरिटरी है या इंडिया की टेरिटरी है। उन लोगों ने ये बोला कि काली रिवर जाती है यहाँ से कोई काली, यहाँ से काली रिवर निकलती है, तो उन्होंने कहा काली रिवर के लेफ्ट में जो भी है वो नेपाल है, काली रिवर के राइट में जो भी है, सॉरी काली रिवर के लेफ्ट में जो भी है वो इंडिया है, काली रिवर के राइट में जो भी है वो नेपाल है, ठीक है। इस तरीके से उन अंग्रेजों ने डिफाइन कर दिया। बट हुआ क्या, उन्होंने ये तो बताया नहीं काली रिवर का कौन सा बैंक। काली रिवर बेसिकली दो नदियों से मिलकर बनती है, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से दूसरी नदी निकलती है। तो अब नेपाल बोल रहा है कि हम तो ये नदी मानेंगे, कि इस नदी के इधर इधर का जो भी है वो हमारा है। और इंडिया बोल रहा है क्योंकि मेन ट्रिब्यूटरी जो काली नदी की है वो यहाँ से है, तो हम इस नदी का मानेंगे। देखो एक चीज और कंफर्म क्लियर कर दूं, ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मतलब डेफिनेटली अगर आप पढ़ना चाहो तो ये सब कुछ आपके लिए नॉलेजेबल सब होता है, बट हाँ ये आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। बट जो भी और है अदर देन क्लास 11 स्टूडेंट्स जो कि अपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे आई टोल्ड यू अबाउट नेपाल, कि नेपाल से हमारा कंस्ट्रेंट क्यों है। फिर यहाँ पे भूटान आ गया, बहुत ही छोटा सा, ये बांग्लादेश हो गया, ये बर्मा हो गया जिसको म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार, ये थाईलैंड हो गया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। ये ऐसे करके 4-5 जगह है। अब सब जो घूमने जाते हैं ना सिंगापुर, वो सिंगापुर यहाँ पड़ता है, यहाँ। ये कुआलालंपुर है, मलेशिया में है कुआलालंपुर, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये फिलीपींस हो गया, मनीला फिलीपींस, ठीक है। अब ये पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी, ये सोलोमन आइलैंड, आपने शायद सोलोमन आइलैंड का नाम सुना होगा, कहाँ था, मिसिंग, हाँ, तारे जमीन पर में आमिर खान मेंशन करता है सोलोमन आइलैंड को। वो है ना जो उस वो लड़का होता है, उसके पिताजी को एक एग्जाम्पल देता है ऑफ सोलोमन आइलैंड। पता नहीं आप लोग मूवीज ध्यान से देखते हो नहीं देखते, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, तो वहां से मुझे याद रह गया सोलोमन आइलैंड। ये सोलोमन आइलैंड यहाँ पर है, पापुआ न्यू गिनी के पास में। फिर ये आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया का जब हम ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली क्या है, ऑस्ट्रेलिया 4-5 पार्ट में डिवाइड है, 5 पार्ट्स में। इसको बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया। और ये नीचे है तस्मानिया, ये तस्मानिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इतने पार्ट्स में डिवाइड है। और ये है हमारा न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड भी नॉर्थ न्यूजीलैंड हो गया, साउथ न्यूजीलैंड हो गया, इसको भी 4-5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अभी न्यूजीलैंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। न्यूजीलैंड जो है ना, न्यूजीलैंड में हुआ क्या कि न्यूजीलैंड है क्या बेसिकली कि ना, न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा पार्ट, सिग्निफिकेंट पोर्शन पानी के नीचे है। ये जो आपको ऊपर ऊपर दिखा रखा है ना, ये सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ लोग रहते हैं। बाकी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत सिग्निफिकेंट पानी के नीचे है। तो अभी अभी उस शेल्फ की डिस्कवरी हुई है। तो अभी अभी साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर उस पूरे एरिया को भी न्यूजीलैंड का पार्ट ही घोषित कर दिया गया, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा हो जाएगा। ये जो इतना सा न्यूजीलैंड है ना, अगर साइंटिस्ट ने कह दिया कि हाँ ये भी न्यूजीलैंड का पार्ट है, तो ये बहुत बड़ी टेरिटरी बन जाएगी न्यूजीलैंड फिर। तो इसलिए न्यूजीलैंड अभी बहुत न्यूज में था, ठीक है। फिर ये पापुआ न्यू गिनी हो गया, हमारा सोलोमन आइलैंड हो गया, फिजी हो गई, ये फिजी छोटे छोटे आइलैंड है ये, ठीक है। वनुआता, ठीक है, टोंगा आइलैंड हो गए, ये बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाई देते हैं। इन छोटे आइलैंड्स की कोई गिनती नहीं है, और अभी भी बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो खोजे नहीं गए, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड आइलैंड है, अभी भी बहुत सारे आइलैंड्स की खोज होती रहती है, आए दिन होती रहती है, ठीक है। ये हो गया हमारा अंटार्कटिका, फ्रोजन फ्रोजन प्लेस, ठीक है। ये यहाँ पे आइस शेल्फ्स है, ये छोटे छोटे आइस शेल्फ्स हो गए, एमरी आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ,
ठीक है। अभी अंटार्कटिका के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि ना अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रिया का इलाका, ये ऊपर आर्कटिक ओशन के ऊपर, ऑस्ट्रिया नहीं सॉरी, आर्कटिक ओशन के ऊपर यहाँ पे जो नॉर्थ, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट पीक है वर्ल्ड की एंड साउथ है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट पीक मैं गलत बोल रहा हूँ, जो हम अगर ग्लोब में देखें तो सबसे नॉर्थ पार्ट जो है एंड द साउथ, जो सदर्न पार्ट है अंटार्कटिका, वहाँ पे 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा है, हमारी जो अर्थ है वो टिल्ट है। टिल्ट मतलब झुकी हुई है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे, है ना। तो अब जैसे जैसे अर्थ घूमती है, मान लो यहाँ सन है, तो ये ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे 6 महीने तक कॉन्टिन्यूसली सूरज की रोशनी थी। जैसे अगर मैं ये पार्ट देखूँ तो ये पार्ट घूम के पीछे चल जाएगा, रात को घूम के पीछे चल जाएगा, सुबह घूम के वापस आ जाएगा। बट इस पार्ट का क्या है, ये पार्ट हमेशा सन के आगे रहता है 6 महीने तक। फिर क्या होता है, जब पीछे आएगी ना ये अर्थ घूम के यहाँ, ये अर्थ घूम के जब यहाँ आएगी ना, तो ये पार्ट फिर हो जाएगा परमानेंटली सन के पीछे 6 महीने तक। फिर ये पूरी अर्थ घूम के यहाँ आएगी, तब तक ये सन के पीछे ही रहेगा। तो इस तरीके से नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट जो है ना, वहाँ पे 6 महीने तक गर्मी और 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन रहता है। ठीक है। ये बहुत ही मुझे भी जब लॉजिक पता चला ना इसका, तो बहुत मतलब अच्छा लगा था समझ के, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने रात होती है 6 महीने। बट लॉजिक क्या है इसका, ये अर्थ के टिल्टेज के कारण, सॉरी टिल्ट के कारण है। अर्थ जो टिल्ट है ऑन इट्स एक्सिस, उसके कारण 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। चलो, तो हम मैप देख रहे थे एक बार। ठीक है, तो फिलीपींस से ऊपर चलते हैं। ये हो गया जापान, ये हो गया ताइवान। ठीक है, ये हांगकांग। हांगकांग क्या है, हांगकांग बेसिकली ना पहले ब्रिटेन की टेरिटरी थी। हांगकांग ब्रिटेन की टेरिटरी थी, बट अभी अराउंड 2010 या 2000 में ब्रिटेन ने चाइना से एग्जिट कर दिया और ये हांगकांग चाइना को दे दिया था। पर ये कहा था कि हांगकांग में जो रूल्स है ना वो सेपरेट चलेंगे, मतलब चाइना इसको गवर्न नहीं कर सकता बेसिकली हांगकांग के रूल्स को, ऐसा कहा गया था। ठीक है, बट अभी फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, हांगकांग पे अपने रूल्स लगाने चालू कर दिए। तो इसलिए हांगकांग में भी बहुत अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, तो चाइना के ऊपर आया ये मंगोलिया, ये छोटा सा मंगोलिया, ये रशिया, ये काजाकिस्तान। ठीक है, ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कहा है ताजिकिस्तान, ये रहा ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अजरबैजान, टर्की, जॉर्जिया, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये है यूए, सॉरी यूएई, ये है ओमान, यमन। ठीक है, तो ऐसी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी है, ये जिबूटी, ये जिबूटी। अब ये एक चीज आपको बता दूं, ये जो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, एशिया की टेरिटरी बताता हूँ मैं आपको कि एशिया कहाँ से कहाँ तक है। तो भैया एशिया जो है ना, वो है ये यहाँ से, ये पूरा रशिया, ठीक है, ये टर्की, और ये हाँ, ये क्या है पता है, एक सेकंड, ये वाली जगह, ये है स्वेज कैनाल। आपने नाम सुना होगा स्वेज कैनाल का। अभी स्वेज कैनाल की हिस्ट्री भी बताते हैं। तो ये पूरी जो जगह है ना, ये पूरा नीचे तक, ये पूरा एशिया है। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये छोटे छोटे समुद्र है, ये बेरिंग सी, ये बड़ा समुद्र तो एक ही है। और आपको शायद पता हो या नहीं हो, इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, हमारे नाम पे, इंडिया के नाम पे। ठीक है, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि इकलौता, 5 जो मेगा ओशन है ना उसमें से इंडियन ओशन सिर्फ इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम पे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया एशिया। ये छोटी छोटी लेक बेकाल है यहाँ पे। ठीक है, ये कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गए, ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, ये जो है ना, ये छोटी सी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिला है, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिला है। ठीक है, अब जैसे हम इस स्ट्रेट की बात करते हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये वाला। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्शियन गल्फ और गोल्फ ऑफ ओमान को मिलाती है,
पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को मिलाती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत फेमस है। ऐसे ही बहुत छोटी छोटी स्ट्रेट्स है, ये स्ट्रेट ऑफ बाबल मैंडल है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बाबल मैंडल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ एडन है। अब ये गल्फ ऑफ एडन का नाम क्यों है? ये यमन में एक जगह है एडन, इसलिए इसका नाम गल्फ ऑफ एडन दे दिया। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ एडन को मिलाती है रेड सी से, तो इसलिए ये यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ बैबल मैंडल, बैब अल मैंडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। ठीक है, अब ये पूरा हो गया एशिया हमारा, हमने एशिया कवर कर लिया। ये हो गया ब्लैक सी, कैस्पियन सी। अच्छा, मैं आपको सुएज कैनाल के बारे में बताया था, सॉरी। तो सुएज कैनाल क्या है? सुएज कैनाल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हुआ क्या, एक सेकेंड। अब हमें एक बात शायद पता हो गया आप लोगों को कि जो है ना, ये यहाँ पे इंग्लैंड है, ये यूएई, सॉरी यूके, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड शुरुआत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब इंडस्ट्री सबसे पहले यहाँ पैदा होनी चालू हुई। ठीक है, और सिंस ये यहाँ पे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये यहाँ पे मतलब सब जगह पे रॉ मटेरियल बहुत अच्छा मिलता था, कच्चा माल। अब इंग्लैंड को क्या था, इंग्लैंड कच्चा माल वहां मंगाता था और तैयार माल यहाँ पे सप्लाई करता था सब सब कंट्रीज में, और खूब पैसा कमा रहा था। अब इंग्लैंड के पास सबसे पहले जो है ना, जो सबसे चीपर कन्वीनियंस था, कन्वीनियंस की एक जगह से दूसरी जगह पे माल कैसे पहुंचाए, फिनिश गुड कैसे पहुंचाए, तो वो था वाटरवेज। ठीक है, पानी के थ्रू, पानी के रास्ते से। तो पानी के रास्ते से अब इंग्लैंड जो जाता था ना, स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा हूँ 1600 1700 की, तो उस टाइम पे क्या होता था, इंग्लैंड को पूरा ऐसे करके, ये यहाँ से ये ऐसे पूरा का पूरा ऐसे राउंड काट के, अगर उसको इंडिया आना है तो ऐसे पूरा राउंड काट के आना पड़ता था। ठीक है, कोई भी माल लेके आना है। बट फिर क्या हुआ, इंग्लैंड ने इजिप्ट वगैरह से, इनसे पूरी पूरा एक वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड यूनाइट हुआ, और फिर यहाँ पे स्वेज कैनाल बनाई गई, यहाँ पे इस जगह स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल मतलब स्वेज नहर। ठीक है, अब स्वेज कैनाल बनाने से क्या हो गया, यहाँ पे इंग्लैंड को अब क्या हुआ, आफ्टर स्वेज कैनाल, यहाँ से इंग्लैंड अपना माल यहाँ से लेता था, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से घुसता, यहाँ से घुसता, ये स्वेज कैनाल से घुसता, ये यहाँ से आता, ये बाइबल मंडल से निकला, और ये इंडिया पहुंच गया। तो कितना रूट कम हो गया, जो इंग्लैंड ये पूरा यहाँ से, ये पूरा पहले जो घूम के जा रहा था ना, ये ऐसे करके घूम के जा रहा था पूरा सॉरी अफ्रीका के नीचे से होके, अब ये यहाँ बीच में से जाने लग गया। तो कितना फ्यूल बच गया, कितना टाइम बच गया, कितना ज्यादा व्यापार बढ़ा होगा इससे, बिजनेस में कितना इंक्रीज हुआ होगा। इसलिए सुएज कैनाल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको सुएज कैनाल की हिस्ट्री भी बता दी। अब है आपको फटाफट से थोड़ा सा जल्दी करके बताता हूँ, सॉरी, कि यूरोप कौन सा है। ठीक है, तो भैया यूरोप जो है वो सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। ये इतना है यूरोप, ये इतना है यूरोप, ये यूरोप है। ठीक है, अब यूरोप में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह जो अपने आई कैन से, अगर कोई किसी का ड्रीम होता है ना, तो यूरोप जाना होता है। क्यों? क्योंकि यूरोप का वेदर बहुत अच्छा है, वहां ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। ठीक है, ठंड भी मॉडरेट है आई कैन से, बट जैसे इंडिया में बहुत गर्मी है ना, वैसे वहां पे गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। और बहुत ही फाइन जगह है, सारी जो कंट्रीज है ना यूरोप की, बहुत ही फाइन कंट्रीज है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यूरोप में घूमने लायक जगह। तो ये देखो, आपने बहुत नाम सुना होगा बूडापेस्ट का, ये रहा बूडापेस्ट, हंगरी में है बूडापेस्ट। ठीक है, उसके अलावा अपने जर्मनी तो है ही माशाल्लाह, यहाँ पे बर्लिन है, म्यूनिक है। ठीक है, अब ये फ्रांस है, फ्रांस में पेरिस। ठीक है, स्पेन हो गया मैड्रिड, पोर्तुगीज पुर्तगाल, ये अपना ब्रिटेन लंदन, इसकी तो बात ही क्या है। आयरलैंड हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। ठीक है, पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, रोमानिया भी बहुत बढ़िया जगह है, बुल्गारिया, ग्रीस। अच्छा, एक और नाम सबसे इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड। ये यहाँ पे है स्विट्जरलैंड, कहाँ, एक सेकेंड, ये इस जगह, ये यहाँ पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, बहुत ही, स्विट्जरलैंड के बारे में तो क्या ही बात करें। एक सबसे छोटी जो कंट्री है लग्जमबर्ग,
लग्जमबर्ग है यहाँ पे, लग्जमबर्ग भी यहाँ पे है, स्विट्जरलैंड भी यहाँ पे है। तो ये है हमारा यूरोप। ऑस्ट्रेलिया में आपको बता ही चुका, ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका में आपको बता चुका। अब बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका है ना, बहुत ही गर्म जगह है, और यहाँ पे पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट जो है ना, ये यहाँ पे आता है सहारा। एक आपने नाइल रिवर का नाम सुना होगा, तो नाइल रिवर निकलती है, एक सेकेंड, यहाँ है नाइल रिवर, ये ऐसे जाती है, ये यहाँ पे नाइल रिवर, ऐसे नाइल रिवर, ठीक है। इसके अलावा ये अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, ठीक है, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया, साउथ सूडान, ये सारी कंट्रीज है हमारी अफ्रीका की, ठीक है। ये मेडागास्कर है यहाँ पे, ठीक है, कॉमरोज हो गया, मॉरिशस हो गया, रियूनियन आइलैंड फ्रांस का है, रियूनियन आइलैंड, रियूनियन आइलैंड पे बेसिकली है क्या, ये फ्रांस का आइलैंड है, जो कि फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर रखा है अफ्रीका के पास में। वैसे फ्रांस है यहाँ पे, खुद यहाँ पे है, बट इसके आइलैंड है यहाँ पे, बताओ। तो ये टेरिटरी की लड़ाई है बेसिकली, जो हमेशा चलती रही है, पास्ट में भी और आगे भी चलती रहेगी। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड नहीं सॉरी, दो कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, ये पूरा जो इलाका है ना, ये है नॉर्थ अमेरिका का। और जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला, ये है साउथ अमेरिका, जिसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका भी, लैटिन अमेरिका। अगर आप लोगों के पास हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन पढ़ने को मिलेगा, बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन है, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो अमेरिका का ही है। अमेरिका में सबसे पहले रिवॉल्यूशन हुआ था, और किसके अगेंस्ट हुआ था, वो भी ब्रिटेन के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन बहुत ही फाइन जगह है, फाइन चीज़ है, ठीक है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में सबसे पहले तो उन्होंने ब्रिटेन को मार के भगाया, फिर उसके बाद इनके ब्लैक और व्हाइट के बीच में भी रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में जो मतभेद थे ना, वो सब खत्म हुए थे, मार्टिन लूथर किंग फिर आए थे, ठीक है। अब्राहम लिंकन और ये मार्टिन लूथर किंग, ये बड़ी बड़ी हस्तियां अमेरिकन रिवॉल्यूशन का पार्ट है। तो चलो, ये है हमारा कनाडा, ये है हमारा अलास्का, ये यूएस लिख रखा है, अलास्का है ये, अलास्का बेसिकली यूएस का पार्ट है, इसलिए इन्होंने यूएस लिख रखा है। ये हमारा हो गया यूएस, ये हो गया मैक्सिको, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, कनाडा, मैक्सिको। ये जो वेस्ट इंडीज सुनते हो ना, ये पूरा यहाँ पर है, ये बहामास, क्यूबस, वेस्ट इंडीज, ये सब यहाँ पर है। ये कैरेबियन सी हो गया, ठीक है। अब ये साउथ अमेरिका में आ गया, तो कोस्टा रिका, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, ब्राजील, ये सब कुछ, अर्जेंटीना, चिली, ये फ्रोजन टिप होती है, ये यहाँ पे कोई नहीं रहता, ये यूजुअली इनहेबिटेड एरिया, मतलब हैबिटेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील। अब थोड़ा सा समुद्र देख ले, तो ये है पूरा अटलांटिक ओशन, पूरा ये ऊपर से नीचे तक, ये पूरा, ये है हमारा पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये सदर्न ओशन है, ये रहा सदर्न ओशन। अंटार्कटिका, ये है हमारा इंडियन ओशन। नॉर्थ में चलें, तो ये हमारे का बैरेंट सी, आर्कटिक ओशन, ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही है, डेनमार्क का है, ये रहा डेनमार्क, ये इतना सा डेनमार्क, इतना बड़ा आइलैंड ऑक्युपाई कर रखा है इसने, ग्रीनलैंड नाम से। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये ग्रीनलैंड है ना, यहाँ पूरी बर्फ है, मतलब यहाँ रहना मुश्किल है, पूरी बर्फ है यहाँ पे, बर्फ, ठीक है। फिर भी इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। और ये आइसलैंड है ना, यहाँ पे लोग रहते हैं, फिर भी इसका नाम आइसलैंड है। मतलब ये चीज़ है ना, बेसिकली आपको मेमोराइज करने के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप ऐसे करके याद करते हो ना, तो चीज़ें फटाफट दिमाग पकड़ता है। कोई क्लू बना लिया हमने, कोई है ना, कोई फनी चीज बना ली किसी चीज पे। अब ये ग्रीनलैंड आइसलैंड होगा, ग्रीनलैंड नाम तो बताता है कि ये होना चाहिए ग्रीन, बट ये पूरा आइस है। ये आइसलैंड बता तो है आइस है, बट यहाँ आइस है बट ग्रीन है ये, यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी आइसलैंड पे, और ग्रीनलैंड पे कुछ ग्रीनरी नहीं है। तो ये इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो।
तो हमने एक बार मोटा मोटा हमारा पॉलिटिकल मैप देख लिया वर्ल्ड का। अगेन पॉलिटिकल मैप एक क्लास में खत्म करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा था कि मैप पढ़ते कैसे, ठीक है। अब एक बार देखते हैं फिजिकल मैप भी, एक सेकेंड। चलो, आई होप आपको फिजिकल मैप दिख रहा होगा। इसको बहुत ही जल्दी खत्म करने का ट्राई करेंगे। तो गाइस, इंडिया से स्टार्ट करते हैं अगेन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ हमारे हिमालयाज है, यहाँ हमारा गंगा है, गंगा रिवर है, ठीक है। अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। यहाँ है स्ट्रेट ऑफ पर्ल्स, स्ट्रेट ऑफ पर्ल्स, ऑफ पर्ल, पर्ल, ठीक है। ये हो गया हमारा बर्मा थाईलैंड। तो यहाँ पे भी है ना, मतलब पूरा जो हिमालय है ना, वो यहाँ से निकल के पूरा फैल रहा है यहाँ। ये हो गया टिबेटन प्लेट्यू, ये माउंट एवरेस्ट तो ठीक है। यहाँ पे चाइना में बहुत सारे डेजर्ट है, मतलब पूरा का पूरा आई कैन से वेस्टर्न चाइना ना वो डेजर्ट से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत मतलब टकला मकान डेजर्ट हो गया, टिबेटन प्लेट्यू हो गए, टिबेटन डेजर्ट, ये सब डेजर्ट है यहाँ पे। ये गोबी डेजर्ट, ठीक है, ये भी चाइना का ही पार्ट है, चाइना और आई कैन से मंगोलिया के बीच में है। फिर हम आते हैं रशिया पे। तो रशिया में भी मतलब रशिया में है डेजर्ट्स पर इतने नहीं है। यहाँ लेक्स भी है, डेजर्ट्स भी और रिवर्स है, ठीक है। बहुत डॉन रिवर है, वोल्गा रिवर है, ये सब कुछ यहाँ पर ही है, ठीक है। चलो, अब ये हो गया जापान। अगर मैं कहता हूँ अगर कोई भी कंट्री जो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल डिजास्टर से प्रोन है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर होते हैं, वो है जापान। बट जापान की स्ट्रेंथ देखो आप, जापान आज भी इतने नेचुरल डिजास्टर होने के बावजूद सबसे डेवलप्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को मेहनत करना आता है। ऐसा नहीं कि ना हमारे यहाँ के लोग कामचोर हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट फिर भी मेहनत वहाँ के लोगों के कंपैरिजन में कोई नहीं कर सकता। वो बहुत बहुत ही ज्यादा मेहनती लोग हैं, ठीक है, और दिमाग भी उनका तेज होता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली देख लिया जापान, ठीक है। ये हो गया हमारा रशिया पूरा। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत डेजर्ट है, भर के डेजर्ट है यहाँ भी। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा गोबी डेजर्ट तो हम ऊपर देख ही चुके थे, ओके। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहाँ पे है। गिब्सन डेजर्ट है यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारे डेजर्ट है, प्लेट्यू है यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। किम्बरले प्लेट्यू हुए यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो टोपोग्राफी है ना, ऑस्ट्रेलिया देखने में सिर्फ ये इस तरफ ऑस्ट्रेलिया में ग्रीनरी है, इस तरफ। ये बाकी पूरा आई कैन से हैबिटेड एरिया नहीं है। ये थोड़ा सा जो एरिया है ना, क्वींसलैंड वगैरह, न्यू साउथ वेल्स, ये थोड़ा सा एरिया हैबिटेड है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिस्पर्स्ड हैबिटेशन है। मोस्ट ऑफ द एरिया में हैबिटेशन नहीं है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। फिर ये सऊदी अरेबिया की बात करें तो इनकी तो बात ही क्या करें, पूरा डेजर्ट भरा हुआ है। यहाँ पे ये सहारा डेजर्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं है। यूरोप इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं है। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई डेजर्ट नहीं है, और इसीलिए यूरोप मतलब सबसे ज्यादा घूमने लायक जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सीनरी मिलेगी आपको जब घूमोगे। भगवान करे जरूर घूमने जाओ आप सब, ठीक है। तो चलो, अब साउथ अमेरिका देखते हैं। तो साउथ अमेरिका में भी डेजर्ट्स है। यहाँ प्रेरीज है, पंपाज है, ग्रासलैंड ज्यादा है यहाँ पे, डेजर्ट्स हैं थोड़े बहुत, ग्रासलैंड ज्यादा है, ठीक है। ये पैटागोनिया बेसिकली क्या है, यहाँ पे बर्फ है, बेसिकली पूरा बर्फ का एरिया है पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। बोलिविया हो गया, पराग्वे हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका में आ गए हम। तो नॉर्थ अमेरिका ये पूरा जमा हुआ एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। ये रॉकी माउंटेन हो गए, अच्छा माउंटेन रेंजेस, ये यहाँ पे एंडीज है, ये एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है। और ये रॉकी माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब इनको आप कनेक्ट कर सकते हो उससे, कन्वर्जेंट प्लेट और डाइवर्जेंट प्लेट से। ये कन्वर्जेंट
जब कन्वर्जेंस होता है ना दो प्लेट्स का, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट का, तो ये रॉकीज और एंडीज बने। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कन्वर्जेंट प्लेट क्या है और डाइवर्जेंट क्या होता है। कन्वर्जेंट एक दूसरे की तरफ आती है तो अपलिफ्ट हो जाती है, तो माउंटेन बनते हैं। ठीक है, तो एक रॉकी माउंटेन और एंडी माउंटेन ऐसे ही बने। ठीक है, अब ज़्यादा आगे नहीं जाते हुए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग खरीदो। आप लोग कोई भी मैप लो, अगर नहीं खरीदना है तो ऑनलाइन देखो मैप। ठीक है, ये सब मैप ऑनलाइन ही है, ये मैंने ऑनलाइन ही निकाले सारे मैप्स, तो ऑनलाइन अवेलेबल है सारे मैप। अगर आप लोगों को फिर भी यही मैप चाहिए तो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। अपनी मेल आईडी बता देना मेरे को, या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर बता देना। मैं आपको एक तो व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा, प्लस मैं आपको वहाँ पे अपने सारे जो पीडीएफ वगैरह है वो भी शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरा मेल है AAYUSH0901998@gmail.com। ठीक है, तो या तो मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे किसी भी तरीके से अपना नंबर बताओ ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँ। ओके गाइस, सो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी का इतना काफ़ी है। मतलब डेफिनेटली ये ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग पढ़ें, अपनी तरफ से पढ़ें वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी को। ठीक है, अब एक बार फटाफट से थोड़ा सा व्यू इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को भी ले लेते हैं। एक सेकंड, तो ये है भैया इंडिया फिजिकल। ठीक है, इंडिया फिजिकल में क्या है, ये ना ऊपर मैं आपको बताया था लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो एरिया मैंने डार्क किया है ना, ये है हमारा एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, ये जो ऊपर का एरिया है ना, ये वाला ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है ऐसे करके। ठीक है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है बेसिकली, तो है ना 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो उस टाइम क्या हुआ कि एक हरी सिंह नाम के राजा थे कश्मीर के। अब वो सिंस हिंदू राजा थे, ठीक है, और कश्मीर था मुस्लिम प्रोन एरिया, वहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे। तो क्या हुआ बेसिकली, हरी सिंह जाना चाहते थे इंडिया के साथ, बट वहाँ की आवाम जो है, आवाम इन द सेंस आई कैन से, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के लोग हैं, वो जाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। तो हरी सिंह ने डिसाइड किया, राजा ने, कि हम लोग एक सेपरेट कंट्री रहेंगे, हम सोवरेन रहेंगे, हम ना इंडिया के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ऐसा ऑप्शन 3 स्टेट्स को दिया गया था, कश्मीर को दिया गया था, हैदराबाद का था, और यहाँ पर एक जूनागढ़ है उनका था। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया ने क्या किया, जूनागढ़ इंडिया का पार्ट हो गया लेटर ऑन। हैदराबाद में इंडिया ने मिलिट्री या पुलिस भेजी और उसके वहाँ के जो नवाब है उनको पकड़ा, और इंडिया को हैदराबाद को भी इंडिया का पार्ट बना लिया। अब रहा कश्मीर, तो कश्मीर ने डिसाइड किया कि हम लोग सेपरेट रहेंगे, हम लोग ना इंडिया के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे। बट कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान ने क्या कर दी, छोटी हरकत, पाकिस्तान ने कर दी कश्मीर पर अटैक। अब राजा हरी सिंह तो घबरा गए, तो वो इंडिया के पास है। ठीक है, अब इंडिया के पास आके उन्होंने क्या बोला कि यार हमें बचा लो। तो नेहरू जी ने बोला कि तुम्हें क्यों बचाए, मतलब तुम तो हमारा पार्ट हुई नहीं ना, तुमने मना किया था, हम तो सोवरेन रहेंगे, जाओ लड़ो अपने आप पाकिस्तान से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। ठीक है, बट उनकी कुछ कंडीशंस थी। तो इसके अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि वहाँ जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सॉरी, जम्मू कश्मीर का अपना एक सेपरेट फ्लैग होगा सबसे पहले। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और इंडिया में जो रूल्स बने ना, वो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी परमिशन से वहां पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, अदर देन सम फॉरेन रिलेशन और इनके छोड़ के बाकी जो सब रूल्स है ना, उसमें पहले जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी जम्मू कश्मीर में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, हरी सिंह हो गए तैयार, जम्मू कश्मीर आ गया इंडिया के पास। ठीक है, पाकिस्तान को भगा दिया। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पाकिस्तान छोटी हरकतें चालू थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान थोड़ा अंदर घुस गया हमारी टेरिटरी में। ठीक है, फिर 1971 में हुआ शिमला कॉन्फ्रेंस, वहां पे बनी एक लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जम्मू कश्मीर का कुछ एक पार्ट है ना, ये इतना पार्ट जिसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, वो हमने दे दिया पाकिस्तान को। वहां पे हमने लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई, दे दिया इन द सेंस परमानेंटली नहीं दे दिया, बट ये कहा कि हाँ ये यहाँ तक आपके लोग आ सकते हैं,
ये पार्ट बेसिकली पाकिस्तान का हो गया आपसे, बट अभी भी इंडिया के फिजिकल मैप, इंडिया के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में इंडिया का पार्टी दिखाते हैं हम उसे। ठीक है, तो ये ऐसे बनी लाइन ऑफ कंट्रोल। 1971 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, जब पाकिस्तान अपनी हदों से बाज नहीं आया ना, तो इंडिया ने थोड़ी सी टुकड़ा उसको भीख में देके कहा कि चलो ठीक है, अब अपनी हरकतें बंद कर दो, अब अंदर आने की कोशिश मत करना, ये जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा पार्ट तुम्हें दे दिया है, ठीक है, अब इसमें खुश रहो। बट पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, ऐसे थोड़ी सीधा होगा। तो अभी भी हरकतें तो कर ही रहा है वो, अभी भी गोलाबारी हो रही है, अभी भी पाकिस्तान अंदर आने की कोशिश कर रहा है। चलो कोई नहीं, भगाएंगे। ठीक है, अब एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये तो होगी एल ओ सी, एल ओ सी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये जो चाइना है ना, चाइना ने जब 1962 में इंडिया पे अटैक किया था, इन 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तो यहाँ पे अक्साई चिन नाम का एक एरिया है, ठीक है, वो चाइना ने अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे उस अक्साई चिन को हटा के बनाई हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया बेसिकली, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, ये इसमें थोड़ा सा ये बीच बीच का पार्ट है इंडिया का, अभी इंडिया के ऑक्यूपेशन में। ये इधर वाला पाकिस्तान ने ले रखा है, और इधर वाला, हाँ सॉरी, हाँ तो कुछ इशू आ गया था, सॉरी, एक सेकंड रुकना यार। तो हम लोगों ने बेसिकली देख लिया कि थोड़ा सा पार्ट ले रखा है हमारे पाकिस्तान ने, जिसको बोलते हैं, जिसको इंडिया से डिवाइड है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना की तरफ। तो थोड़ा सा पार्ट ले रखा है चाइना ने, और इंडिया के पास बीच में है कश्मीर। ठीक है, अब अम, अब है ना, ये इंडिया के नेबर देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सॉरी, शायद लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ बोल के कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। तो इंडिया जो लैंड बाउंड्री सबसे बड़ी शेयर करता है ना, वो करता है बांग्लादेश के साथ। अब अब बांग्लादेश है तो छोटा सा, बट है क्या, इंडिया ने बांग्लादेश को तीनों तरफ से घेर रखा है। तो इसलिए जो सबसे लंबी लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, फिर उसके बाद आते हैं म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब कुछ उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा ये श्रीलंका के साथ इंडिया की कोई लैंड बाउंड्री नहीं लगती, बट श्रीलंका इंडिया का नेबर है। क्यों? क्योंकि इंडिया के बहुत बिल्कुल नीचे है श्रीलंका, स्ट्रेट ऑफ, सॉरी, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है हमारी। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड। तो इंडिया जो है ना, वो श्रीलंका से, आपने एडम्स ब्रिज का नाम सुना होगा। एडम्स ब्रिज बेसिकली है क्या, अ, अभी एडम्स ब्रिज पे को लेके ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है, रामायण के टाइम में जो है ना, जो सेतु बनाया था, वो एडम्स ब्रिज ही है। एडम्स ब्रिज है क्या, बेसिकली इंडिया को श्रीलंका से जोड़ने वाला एक ब्रिज, जो अब पानी के नीचे जा चुका है, बट अभी 2005 में उसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो ऐसा कहा गया था कि एक ब्रिज है जो इंडिया को श्रीलंका से जोड़ रहा है, हाउएवर अब वो पानी के नीचे जा चुका है। बट और उसी ब्रिज को लेकर लोगों ने ये कयास लगाने चालू कर दिए थे कि ये वही ब्रिज है जो हनुमान जी ने बनाया था। ठीक है, और मैं जो स्ट्रेट का नाम बता रहा था ना, स्ट्रेट पार्क स्ट्रेट है वो। पार्क स्ट्रेट क्या है, बेसिकली पार्क स्ट्रेट एक स्ट्रेट है जो कि, मैंने आपको स्ट्रेट का क्या बताया, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़े। तो पार्क स्ट्रेट के थ्रू हम जो हमारी बे ऑफ बंगाल है ना, उसको इंडियन ओशन से जोड़ते हैं पार्क स्ट्रेट के थ्रू। तो पार्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये सब चीजें ना आपको याद होगी जब आप बेसिकली पढ़ोगे, ये मैप पढ़ोगे, तो इसमें मैप को समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बेसिकली एक ओवरव्यू दे दिया फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड का। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको, सॉरी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया थोड़ा सा बता दिया। फिजिकल मैप भी इंडिया का बहुत आप लोग पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कहाँ डेक्कन प्लेट्यू है, कहाँ हिमालयाज है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता दिया। ठीक है, तो ये मैप के सेशन के लिए इतना ही। मैंने आपको बेसिकली मैप से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दिया मैप के साथ। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैप को अच्छे से समझो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैप आगे जाके बहुत काम आएंगे आपके। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।